स्टूपीफाई की तरफ से आप सभी ग्रेट व्यूअर्स को नमस्ते। ईयर था 1943 और जगह थी फ्रांस की कैपिटल पेरिस। किसी आम इंसान के लिए पेरिस का नज़ारा उतना ही खूबसूरत था जितना किसी पोस्टकार्ड में दिखाई देता है। लेकिन आपने वो हॉरर मूवीज तो देखी होगी जहां पर एक हॉन्टेड हाउस होता है जो बाहर से दिखने में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन उसी घर के कोने में देर इज डेंजर हिडन। बस ऐसे ही कुछ हालात थे पेरिस के। पेरिस की सड़कों पर अब फ्रेंच फ्लैग्स की जगह नाजी जर्मनी के रेड स्वस्तिका फ्लैग्स लहरा रहे थे। आईफेल टावर, जो फ्रांस का एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, उस पर जर्मन्स ने अपने विक्ट्री बैनर्स टांग दिए जिस पर लिखा था डॉयचलैंड जिक्ट आउफ आलेन फॉन्टेन, जिसका मतलब होता है जर्मनी इज विक्टोरियस ऑन ऑल फ्रंट्स। जर्मनी अपने हर मोर्चों पर विजयी है। इस तरीके से वो फ्रांस को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे फ्रांस में अगर आप जूइश सिटीजन हैं तो एक पीस ऑफ पेपर डिसाइड करता था कि आप जिंदा रहेंगे या नहीं। लेकिन पेरिस की लेफ्ट बैंक की गलियों में एक 15 साल का लड़का एडोल्फो कामिंस्की ने एक ऐसा वेपन डिस्कवर कर लिया था जो नाजिज ने शायद कभी सोचा भी नहीं था। ये कोई गन या बॉम्ब नहीं था, ये थी सिंपल केमिस्ट्री। 15 साल की उम्र में एडोल्फो ने नॉर्मंडी की एक डाई शॉप में काम करना शुरू किया था। उस शॉप के मालिक, जो खुद एक केमिकल इंजीनियर थे, उन्होंने एडोल्फो को सिखाया था कि डाइस को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे रंगों को कपड़ों पर पक्का किया जाता है और जिद्दी दागों को कैसे निकाला जाता है। तो वो समझता था कि पिगमेंट्स फाइबर्स के साथ कैसे बॉन्ड करते हैं और इन बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक करना है। एडोल्फो ने कई केमिस्ट्री बुक्स को स्टडी किया। उसने अपने चाचा के घर में एक प्राइवेट लेबोरेटरी भी बनाई जहां पर वो एसिड्स, सॉल्वेंट्स और इंक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता था ताकि डाइज की साइंस को अच्छे से समझ सके। एडोल्फो एक बटर फैक्ट्री में साइड जॉब भी करता था। एक दिन मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल करके क्रीम के अंदर फैट कंटेंट कितना है यह जांच करते वक्त उसने देखा कि लैक्टिक एसिड एक खास तरह की ब्लू इंक को इरेज कर रहा था। यह उसके लिए एक यूरेका मोमेंट था। यह खोज एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए जिंदगी या कंसंट्रेशन कैंप्स में दर्दनाक मौत के बीच एक दीवार बनने वाली थी। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक इंक मिटाने की ट्रिक लोगों की जिंदगी बचा सकती है। तो हुआ ऐसा था कि 1940s में फ्रांस इंक्लूडिंग पेरिस नाजी जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। नाजीज ने ब्यूरोक्रेसी को अपना हथियार बनाया। फ्रांस के जितने भी जूइश सिटीजन्स थे उन्हें अपने लोकल पुलिस स्टेशंस पर जाकर अपना नाम, एड्रेस एंड प्रोफेशंस को एक फॉर्म पर फिलअप करके सबमिट करना कंपलसरी कर दिया गया था। इस फाइलिंग सिस्टम का काम फ्रांस के डायरेक्टर ऑफ पुलिस आंद्रे तुलार्ड की देखरेख में हो रहा था। इसलिए इन फाइल्स को टूलार्ड फाइल्स भी कहते हैं। ऐसे 1,50,000 से भी ज्यादा जूइश सिटीजन्स का डेटा इन फाइल्स में था। जूइश सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स पर JUIF या JUIVE यह वर्ड्स परमानेंट ब्लू या रेड इंक से स्टैम्प किए होते थे। यह स्टैम्प मानो उनके लिए एक डेथ वारंट था, क्योंकि फिर इन्हीं सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डिपोर्ट कर दिया जाता था। नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए फ्रेंच सिटीजन्स का एक गुरिला वॉरफेयर ग्रुप भी था जिसका नाम था फ्रेंच रेजिस्टेंस। ये लोग भी इंक को मिटाने के लिए डेस्परेट थे, लेकिन जो भी केमिकल उन्होंने यूज किया वो या तो पेपर को खराब कर देता या फिर पेपर पर ऑब्वियस दाग छोड़ देता जिससे पकड़े जाने का डर था। और यहाँ एडोल्फो की इंक की नॉलेज और उसकी खोज काम आने वाली थी। उसने लैक्टिक एसिड का यूज करके उन वर्ड्स को मिटा दिया, और वो भी पेपर फाइबर्स को डैमेज किए बिना। आप इस इवेंट को ऐसे देख सकते हैं जैसे उसने नाजी जर्मनी के किसी मिलिट्री सिस्टम को हैक कर लिया हो। एडोल्फो ने ला सीजेम नाम से फ्रेंच रेजिस्टेंस ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन इंक इरेज करना बस एक शुरुआत थी। उसे लोगों की आइडेंटिटीज को फिर से रिबिल्ड करना था, उन्हें वापस से बनाना था। बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, ट्रांजिट परमिट्स, हर एक डिटेल्स को परफेक्टली फोर्ज करना जरूरी था। इंक का एक रॉन्ग शेड या एक मिस अलाइंड स्टैंप, या फिर जहां बाकी लोगों के डॉक्यूमेंट्स पुराने लग रहे हैं वहां पर एक नया नया दिखने वाला डॉक्यूमेंट्स शक पैदा कर सकता था। छोटी सी लापरवाही और नाजिस को पूरी साजिश का पता चल जाता। 1943-44 में नाजी जर्मनी ने जैसे जैसे जूइश सिटीजन्स को गिरफ्तार करना तेज किया, रिक्वेस्ट की मानो बाढ़ आ गई। सबसे चैलेंजिंग पॉइंट तब आया जब उसे खबर मिली कि नाजी सोल्जर्स एक अनाथ आश्रम पर रेड करने वाले हैं जहां 300 के करीब जूइश बच्चे थे। उसने खुद को लैब में लॉक कर लिया और वह लगातार 2 दिन तक काम करता रहा विदाउट एनी रेस्ट।
उसकी विजन ब्लर हो गई, उसके हाथों में क्रैम्प्स आ रहे थे। एक समय पर हालत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, उसने अपने आप को फोर्स करके फिर से टेबल पर बिठाया और काम करना शुरू किया। क्योंकि उसने ऐसा किया, वह 300 बच्चे सही सलामत बच पाए। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस और लैब्स के अंदर केमिकल फ्यूम्स के कारण उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। 1944 के एंड में जब पेरिस लिबरेट हुआ, तब तक एडोल्फो कामिंस्की के फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स ने लगभग 14,000 लोगों की जान बचाई। और सबसे क्रेजी बात जानते हैं क्या है? कि अपने इस काम के लिए उसने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। उसने कभी किसी की जिंदगी की कीमत नहीं लगाई। वॉर खत्म होने के बाद एडोल्फो एक फोटोग्राफर बन गया और आम इंसान की जिंदगी बिताने लगा। उसने अपनी स्टोरी कभी किसी को नहीं बताई। कभी उसने बड़ी बड़ी बातें नहीं की या कभी कोई मेडल या रिकग्निशन की मांग नहीं की। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चों को भी नहीं पता था कि उनके पिताजी एक लेजेंड है। लेकिन उनकी बेटी सारा कामिंस्की ने अपने पिता के बारे में कुछ बातें नोटिस की थी, कि कैसे उनके पिता एक आंख से ब्लाइंड थे, कैसे उनकी डाइज और कलर्स की और केमिकल्स की जानकारी बहुत डीप थी, और कभी भी वह अपने पास्ट या बचपन के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। जैसे जैसे सारा बड़ी हुई, उसने अपने पिताजी से सवाल पूछने शुरू किए, तो एडोल्फो ने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी के पन्ने पलटने शुरू किए। उनकी बेटी ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि उनकी स्टोरी दुनिया को बताई जानी चाहिए। ईयर 2009 में एडोल्फो कामिंस्की अ फोर्जर्स लाइफ नाम की किताब पब्लिश हुई, जो फ्रांस में एक मैसिव सक्सेस थी। हालांकि इस किताब ने उन्हें फ्रांस में मशहूर कर दिया था, लेकिन उनकी कहानी 2016 में इंटरनेशनली तब वायरल हुई जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने द फोर्जर्स नाम की एक शानदार डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। इसमें खुद 90 साल के एडोल्फो पेरिस की सड़कों पर चलते हुए बड़े ही शांत भाव से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हजारों जानें बचाई। ईयर 2003 में 97 की एज में एडोल्फो कामिंस्की इस दुनिया से चले गए। उनके नाम से आपको कोई मेडल्स या मॉन्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कई फैमिलीज और उनकी कई जनरेशन्स अगर आज जिंदा है, सांस ले रही है, तो सिर्फ एडोल्फो कामिंस्की की वजह से। जब दुनिया एक एडोल्फ से डरी हुई थी, तब एक एडोल्फो चुपचाप लड़ता रहा, इंक से, पेपर से और अपनी बेजोड़ हिम्मत से। जब भी हम करेज या हिम्मत की बात करते हैं, हम एक सोल्जर को इमेजिन करते हैं जो हाथ में हथियार लेकर मैदान की जंग में आगे बढ़ रहा हो। लेकिन कभी कभी हीरोइज्म उस छोटे से एडोल्फो जैसा भी दिखाई देता है, जो एक लैब में बैठकर अपने स्टेडी हाथों से नाजी एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था और सोने से मना कर रहा था, ताकि दूसरे लोग सुबह देख पाए। धन्यवाद। यह मेरा पहला यूट्यूब वीडियो था, तो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, कुछ फीडबैक्स हैं, तो उन्हें भी शेयर करें। हर एक वीडियो के साथ हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।